प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इनकी हालत तो बहुत खराब है, इनको फौरन लेके चलो। रामजी भाई की दुकान और गोदाम की तलाशी लेने के बाद ऐसा नहीं लगता वो किसी गलत धंधे में लिप्त, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके खिलाफ कोई ना कोई अहम सुराग मिल ही जाता। साहिल, सुराग या सबूत न मिलने से हम ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये रामजी भाई निर्दोष है, क्योंकि शातिर मुजरिम वही होता है जो अपराध करने के बाद कोई सुराग या सबूत नहीं छोड़ता, और ये रामजी भाई उन्हीं शातिर मुजरिमों में से एक। मुझे रामजी भाई को मुजरिम मानने की कोई वजह ही नहीं, फिर आपको ऐसे क्यों लगता है कि रामजी भाई मुजरिम है? साहिल, वजह है, मेरे पास ठोस वजह है, क्योंकि रामजी का पहले पुलिस रिकॉर्ड रह चुका है। आज से तकरीबन 17 साल पहले इसी रामजी को बॉम्बे पुलिस ने नकली दवाइयों के धंधे में गिरफ्तार किया था। पुलिस के पास इस रामजी के खिलाफ ठोस सबूत भी थे, और पता नहीं ये रामजी कैसे कानून के हाथों से निकल गया। साहिल, मुझे पूरा यकीन है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, इस रामजी पर नजर रखो, जरूर आज नहीं तो कल ये रामजी हमारे हाथ तो चढ़ ही जाएगा।
हेलो, व्हाट? कहाँ? ऑलराइट, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ चीफ? साहिल, मर्ड चर्च के पास किसी बाइकर ने किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। चीफ मुझे लगता है मैं तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। नहीं साहिल, तुम इस रामजी भाई वाले केस को देखो, मैं अभी को इन्फॉर्म करता हूं। अभी मर्ड चर्च के पास किसी बाइकर ने किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दिया है। आओ उसे महेश्वरी हॉस्पिटल लेकर गए। तुम और शायना फौरन वहां पहुंचो और मुझे रिपोर्ट करते रहना, ठीक है? ऑलराइट साहिल। ओके चीफ। आलमू। एक्सक्यूज मी, हमें उस पेशेंट से मिलना है जिसके चेहरे पर एसिड फेंका गया। आप लोग उनके फैमिली मेंबर हो? जी नहीं, हम लोग कमांड फोर्स से आए हैं। वो पेशेंट का नाम आकांक्षा है, वो रूम नंबर 104 में। उनकी हालत बहुत खराब है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, कैसी है ये? एसिड के कारण इनका चेहरा बिल्कुल जल गया। तो क्या हम इनसे बात कर सकते हैं? वेल, आप देख सकते हो कि इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, हम बाहर इंतजार करते हैं। जब ये बात करने की स्थिति में होंगी तो हम इनसे बात करेंगे। थैंक यू। अभी आकांक्षा का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पता नहीं किसने किया हुआ ये सब। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। आप कौन है? मैं आकांक्षा की बचपन की दोस्त श्रेया। क्या कह रही थी आप? आपको पता है ये सब किसने किया? आकांक्षा का पति राज। आपने देखा उसे एसिड फेंकते हुए? आप थी वारदात के समय वहां? जी नहीं, मैं वहां नहीं थी। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये राज ने किया है? देखिए ऑफिसर, आकांक्षा मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती। उसके और राज के रिश्ते पिछले 1 साल से बहुत बुरे चल रहे। हमेशा उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। 3 महीने पहले इन सब से तंग आकर आकांक्षा ने राज का घर भी छोड़ दिया। आकांक्षा से तलाक लेना चाहती थी। उसने नोटिस भी भेजा था, लेकिन राज उसे तलाक देना ही नहीं चाहता था। और 2 दिन पहले देखो आकांक्षा, बचपना छोड़ो। अरे झगड़े किस घर में नहीं होते। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम दोनों तलाक लेकर बैठ जाएंगे। राज, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आकांक्षा प्लीज प्लीज मुझे एक मौका और दो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्लीज। क्यों दे ये तुम्हें एक और मौका? पिछले 1 साल से ये तुम्हें मौके तो देते आ रही है। देखो श्रेया, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। बेहतर होगा कि तुम बीच में ना पड़ो। पढ़ूंगी, जरूर बीच में पढ़ूंगी। तुमने मेरी सहेली की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ए चुप कर। तू आग में घी डालने का काम कर रही है, घटिया औरत। राज! राज! आकांक्षा! खबरदार, जो तुमने उस पर हाथ उठाया। पहले लोगों को बुलाऊंगी और फिर पुलिस को। चलो आकांक्षा। रुको, आज तो इसने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुन लो। याद रखना, मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा।
और उसने वही किया जो उसने कहा था। आकांक्षा का चेहरा बिगाड़ दिया। रहता कहाँ है ये राज? अंधेरी में। डायना, तुम यहीं पर इंतजार करो। आकांक्षा को होश आए तो उसका बयान। मैं साहिल को लेकर राज के पास जाता हूं। ठीक है। हाँ चीफ, मैं आप ही को फोन करने वाला था। कुछ पता चला? उस लड़की ने कुछ बताया? चीफ, वो लड़की अभी इस हालत में नहीं है कि वो कोई बयान दे सके, लेकिन हाँ, उसकी एक सहेली श्रेया यहाँ पर थी। उसने हमें बताया कि आकांक्षा का उसके पति के साथ झगड़ा था। उन दोनों में बनती नहीं थी चीफ। आकांक्षा चाहती थी कि वो राज से डिवोर्स ले ले, लेकिन डिवोर्स देने के लिए राज तैयार नहीं था। कुछ दिन पहले राज ने आकांक्षा को धमकी भी दी थी। अभी तुम्हें क्या लगता है, ये श्रेया सच बोल रही है? श्रेया की बातों से तो लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन सच क्या है ये तो आकांक्षा के बयान के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो मैं साहिल को लेकर उस राज के पास जा रहा हूँ। ऑलराइट, अभी जाओ उसके वहां, उठाओ उसे और उसे यहां लेकर आओ। राइट जी। राज, कौन हो आप लोग? और इस तरह बिना मुझे अंदर क्या चले जा रहे हो? कौन हो तुम? अभी बताते हैं। ये हो क्या रहा है? शुक्र मना के तेरे मुंह पे सिर्फ शराब फेंकी है, एसिड नहीं, जैसे तूने अपनी बीवी के मुंह पर फेंका है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो आप? ज्यादा बोला मत बन। हम जानते हैं आकांक्षा के चेहरे पर तूने तेजाब फेंका है। देखो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। ये किसने कहा आपसे? उसकी दोस्त श्रेया ने। उसने बताया हमें तेरा तेरी बीवी के साथ बहुत झगड़ा था। धमकी दी थी ना उसे कि उसे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। हाँ सर, वो तो मेरे मुंह से गुस्से में ऐसे ही निकल गया होगा। मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी ऐसे नहीं मानेगा। इसे अपनी साथ ले चलते हैं। वो जब डंडे पड़ेंगे ना तब ये बोलेगा। चल। हेलो, व्हाट? कहां? कौन सा हॉस्पिटल? ओके। क्या हुआ? साहिल, एक और औरत के मुंह पर एसिड फेंका गया। व्हाट? हमें वहां जाना होगा। इसे तो हम बाद में भी देख लेंगे। चलो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। सुनो, तुम्हें मैं हूं, तुम एकदम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जस्ट बी स्ट्रांग। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। एक्सक्यूज मी, हम कमांड फोर्स से। अब कैसी हैं ये? फिलहाल तो ठीक है। हमें इस केस के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। कहिए। 2 मिनट बाहर आएंगे? चलिए। चलिए, अब हमें बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सोनल किसी काम से घर के बाहर निकली थी। वो अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी कि अचानक
मुझे जैसे ही पता चला मैं उसे यहाँ लेके आ गया। क्या उसका किसी ने चेहरा देखा था? हमारे घर के बाहर एक कचरे वाला था, उसने उसे देखा था, लेकिन शक्ल नहीं देख पाया क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा। लेकिन उसने उसका नंबर नोट किया है। गुड। क्या नंबर? ये MH04EM1002। MH04EM1002। ये उसी बाइक का नंबर है चीफ, जिसके बाइकर ने सोनल के चेहरे पर एसिड फेंका था। उसके पति ने हमें ये नंबर दिया। गुड। इसका मतलब ये है कि अब तक तो इस बाइक के बारे में सब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई होगी। नहीं चीफ, हमने पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाम होने की वजह से आरटी ऑफिस बंद हो चुका था। हाँ, तो इंटरनेट से पता करो। चीफ, मैंने इंटरनेट साइट पे भी चेक किया, लेकिन वो साइट खुली नहीं रही, कुछ सिस्टम एरर आ रहा है। चीफ, लगता है कल सुबह तक इंतजार करना होगा। नहीं अभी, कल सुबह तक हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। एक काम करो, पुलिस कंट्रोल रूम को फौरन इस बाइक के बारे में इन्फॉर्म करो। किसी भी हालत में ये बाइक शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और इस शहर में जितने भी बाइकर्स गैंग हैं, उन सभी को राउंड अप करो। शहर की सड़कों पर चलने वाली हर बाइक के पेपर्स और लाइसेंस चेक करो। और अगर किसी पर भी शक जाए तो उसे कड़ी से कड़ी पूछताछ करो। किसी भी हालत में जल्द से जल्द हमें इस बाइकर को पकड़ना होगा। एसिड फेंकने वाले बाइकर की दहशत पूरे शहर में फैली हुई है। आज ही उसने 2 वारदातों को अंजाम दिया है, वो भी एक ही दिन में। पुलिस और कमांड फोर्स उसे ढूंढने में जी जान लगा रही है। शहर में जगह जगह नाकाबंदी है। सूत्रों के हिसाब से गाड़ी का नंबर कमांड फोर्स को मिल गया है। आशा करते हैं कल तक इसके मालिक का भी पता चल जाएगा। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं ज्योति, मून न्यूज। रात भर शहर के चप्पे चप्पे पर चेकिंग की गई। जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसकी फुटेज चेक की है। जिस किसी पर भी शक था, एक एक आदमी से पूछताछ की गई, लेकिन ना तो उस बाइकर का कुछ पता चला और ना ही उस नंबर के किसी बाइक का। और पता चलेगा भी। What? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ जी, मैं अभी आरटीओ से डेटा चेक करके आ रही हूँ। MH04EM1002 इस नंबर की कोई बाइक नहीं है। इनफैक्ट इस नंबर की कोई व्हीकल ही नहीं है।
ये एक फेक नंबर है। इसका मतलब ये कि वो बाइकर काफी शातिर है। उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो बाइक का नंबर है वो भी फेक है। अब हम क्या करेंगे चीफ? साहिल, आमतौर पर ऐसे केसेस में किसी लड़की के चेहरे पर एसिड फेंककर उसकी सूरत को बदसूरत बना देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, प्रेम में नाकामी और प्रेमिका से बदला। मुझे लगता है कि इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन चीफ, यहाँ ये हादसा तो 2 औरतों के साथ हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये हमला करने वाले कोई 2 अलग-अलग शख्स हैं? या फिर किसी एक शख्स ने ही उन दोनों औरतों पर हमला किया है? शायना, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो वो 2 औरतें ही दे सकती हैं। उन दोनों औरतों से जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। आकांक्षा जी, जिस मुजरिम ने आप पर हमला किया उस तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार उस वैश्य दरिंदे को पकड़कर सजा दिलवाइए। आप मुझे ये बताइए, क्या शादी से पहले आपका कभी किसी से कोई अफेयर था? एक कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? मेरे अतीत का मुझ पर हुए हमले से क्या संबंध है? देखिए, हम इसी सवाल का तो जवाब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आपके अतीत में कोई ऐसा लड़का हो जो आपको एक तरफा प्यार करता हो, लेकिन आपके प्यार ठुकरा देने पर इसी भावना के चलते उसने आपके ऊपर तेजाब फेंक दिया। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था और ना कोई है, ना कोई आएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि राज के अलावा आपकी जिंदगी में कभी कोई नहीं था? हाँ, कोई भी नहीं था। और मुझे यकीन दिलवाइए कि उस वैश्य दरिंदे को पकड़कर शख्स से शख्स सजा दिलवाएंगे जिसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंककर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आकांक्षा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कमांड फोर्स के होते हुए वो अपराधी कानून की नजरों में धूल झोंककर कहीं नहीं भाग सकता। मैंने इस आकांक्षा से अच्छी तरह से पूछताछ करी। उसके अकॉर्डिंग उसके पति राज के अलावा उसकी जिंदगी में कभी भी कोई आदमी नहीं रहा। इनफैक्ट वो किसी ऐसे शख्स को भी नहीं जानती जिसका उससे एक तरफा प्यार हो। बस अब तो यही देख रहा है कि साहिल की सोनल के साथ की पूछताछ में हमें कोई कड़ी मिलती है या नहीं। आओ साहिल, सोनल से कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ खास नहीं। वैसे भी सोनल को तो किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों विक्टिम्स एक दूसरे को जानती नहीं, ना ही उनका कोई दुश्मन है। और वो राज जिस पर हमें शक था वो भी बेगुनाह। और सोनल के पति ने जो बाइक का नंबर नोट किया है उस नंबर से कोई भी बाइक आरटीओ में रजिस्टर ही नहीं। पता नहीं अब करे तो क्या करे। वैसे देखा जाए तो दोनों वारदातें कल हुई थी और दोनों के बीच कुछ ही घंटों का फर्क था। अब 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन ऐसी कोई वारदात सामने नहीं आई है। हो सकता है ये शख्स सिर्फ इन दोनों औरतों पर ही एसिड फेंकना चाहता हो। चीफ, हो सकता है कि मीडिया कवरेज या जगह जगह हो रही चेकिंग के कारण वो हमलावर डर गया हो।
मुझे लगता है कि अब ऐसी कोई वारदात नहीं हो। अभिनव, अभी ऐसी कोई वारदात होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें हमारी ओर से पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। हेलो, क्या? कहां पर? ओके चीफ, अभी भी पता चला एक वारदात जोगेश्वरी में रिपोर्ट की गई। उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभिनव, साहिल, लेट्स गो। Excuse me. आपका नाम? बाय। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस की वेट कर रही थी और फोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि तभी। हाँ हाँ, अरे मैं घर पहुंच रही हूँ, बोल रही हूँ ना, बहुत ज़रूरी काम से आई थी। सर, वो बहुत स्पीड में था, कोई उसे पकड़ नहीं पाया। वो तो भगवान का शुक्र है कि एसिड मेरे हाथ पर ही गिरा। चीफ, पूरे शहर में नाकाबंदी है और मैंने आसपास की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया। आज वो हमारे हाथों बच नहीं पाएगा। हेलो, क्या? ओके चीफ, बाइक ट्रेस हो चुकी है, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेट्स गो। मूव। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ढूंढकर अपना वक्त बर्बाद मत कर। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस बाइकर तक हमारा पहुंचना नामुमकिन है। तुम ठीक कह रही हो शायद। उस बाइकर तक हमारा पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन उस बाइकर का हम तक पहुंचना तो मुमकिन है। तुम कहने क्या चाहते हो? उस बाइकर को लगता है कि उसका काम हो गया। उसने जो रोड पर लिखा है उससे साबित होता है कि वो सोनल, आकांक्षा और पायल को ही नुकसान पहुंचाना चाहता था। You're right, अभी।
और रोड पर लिखे उस मैसेज से एक और बात साबित होती है कि वो बाइकर अब तक ये नहीं जानता कि वो पायल के चेहरे को बिगाड़ नहीं सका। यानी अगर उस बाइकर को ये पता चल जाए कि पायल का चेहरा बिल्कुल ठीक है, तो एक बार फिर जरूर कोशिश करेगा उस पर एसिड फेंककर उसका चेहरा बिगाड़ ले। पहले हमें पता नहीं था कि उसका निशाना कौन है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब तो हम जानते हैं ना कि उसका अगला टारगेट कौन होगा। इसीलिए उस टारगेट यानी कि पायल के जरिए ही हम उस बाइकर तक पहुंच सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। कुछ भी करके हमें उस बाइकर तक ये खबर पहुंचानी है कि उसका काम अधूरा रह गया। जिस बाइकर की दहशत से हर महिला के पांव घर से बाहर निकलने से पहले थम से जाते थे, वही बाइकर जिसका पहला शिकार बनी आकांक्षा और दूसरा शिकार बनी सोनल। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी औरत से मिलवाने जा रहे हैं जो इस बाइकर का तीसरा शिकार बन सकती थी, लेकिन मानो जैसे किसी चमत्कार ने पायल के चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखा, और वो भी तब जब उस पर तेजाब फेंका गया। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पायल जी से। तो पायल जी, आप हमें बताइए, इस हादसे के बाद क्या आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया है? जी हाँ, आया है। मेरे अंदर की हिम्मत बढ़ गई और इस बढ़ी हुई हिम्मत से मैं उस बाइकर जैसे दरिंदे का मुंह तोड़ मुकाबला कर सकती हूँ। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा पायल जी। मुझे भी, थैंक यू। तो ये थी पायल। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं ज्योति, मून न्यूज़। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी आकांक्षा, पायल और सोनल के साथ? बोलो क्या दुश्मनी थी? उन लोगों के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी दुश्मनी तो उनके पतियों के साथ थी।
क्या बिगाड़ा था उनके पतियों ने तुम्हारा? उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे माँ बाप को छीन लिया मुझसे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या उन्होंने तुम्हारे माता पिता की हत्या की थी? नहीं, लेकिन उन लोगों की वजह से ही मेरे माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। क्या? मगर क्यों? बहुत ही आम और सीधे साधे परिवार की लड़की थी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी। बस अगर कोई कमी थी तो मेरा ये बदसूरत चेहरा। इन दागों की वजह से मेरे माँ बाप हमेशा मेरी शादी को लेकर परेशान रहते थे। उन्होंने इस शादी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। सब कुछ। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय किया। दहेज की वजह से लड़के वाले तो मान जाते, लेकिन जब ऐन मौके पर लड़के मेरा चेहरा देखते तो वो रिश्ता तोड़ के चले जाते। क्या इसकी शक्ल देखी है आपने? कितनी बदसूरत है ये। अरे इससे शादी करूंगा क्या मैं? बेटा क्या बेटा बेटा? अरे माफ कीजिए मुझे, इतनी बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? तू रो मत, मैं बहुत अच्छा लड़का तेरे लिए ढूंढ के लाऊंगी। नहीं माँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अरे बच्चा मैं हूं ना बेटा, बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी तेरे लिए, तू रो मत बस। चुप हो जा बेटा, चुप। मल्होत्रा साहब, जरा अपनी बेटी को जल्दी बुला देंगे, मुझे एक मीटिंग में जाना है। अरे हितेश बाबू, यही तो है हमारी बेटी अंजू। इससे शादी करूंगा मैं? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? ये तो किसी को डराने के काम आएगी। हितेश बाबू, आपके माता पिता रिश्ता तय करके गए हैं। वो सब मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ी अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा। देखो बेटा, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। संस्कारी है तो रखिए अपने घर में। मालती, मालती सुनो। सुनिए, आप ये रिश्ता मत ठुकराइए। आप जैसा कहेंगे मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी। मेरी नौकरानी भी तुमसे सुंदर है। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मेरे माँ बाप मर जाएंगे। मरते हैं तुम मरे। एक बार, दो बार मैंने और मेरे परिवार ने इस रिजेक्शन के सदमे को बर्दाश्त कर लिया। मैंने अपने माँ बाप को बचा लिया, समझा लिया। तीसरी बार मैं उन्हें नहीं बचा पाई। माँ! बाबूजी! माँ, कहाँ चले गए तुम? नहीं माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आप लोगों के सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? माँ! बाबूजी! वो तीनों मेरे माँ बाप के कातिल हैं, हत्यारे हैं वो। अंजू, तुम्हारी दुश्मनी उन तीनों से थी। तुम उन तीन लड़कों को अपने माता पिता की मौत का कारण मानती हो, तो फिर तुमने बदला उनकी पत्नियों से क्यों लिया? अगर मैं उन्हें मार देती तो मेरा बदला कभी पूरा नहीं होता। उन्होंने मेरे इस बदसूरत चेहरे की वजह से मुझे रिजेक्ट किया था, इसलिए मैं उनकी पत्नियों के चेहरे बिगाड़ देना चाहती थी।
वो हर रोज, हर पल, पूरी जिंदगी उन बदसूरत चेहरों के साथ बिताए, उनके साथ रहे, और यही मेरा बदला था। देखो अंजू, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुमने उन लड़कों के साथ जो किया, उनकी पत्नियों के साथ जो कुछ भी किया, वो एक संगीन जुर्म है जो तुमने बदले की भावना से किया, लेकिन उस जुर्म की सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। दोस्तों, अंजू ने जो संगीन जुर्म किया, जो अपराध किया, क्या उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अंजू जिम्मेदार है? नहीं, उस अपराध के लिए हम सब, मैं, आप, हमारा पूरा समाज जिम्मेदार है, क्योंकि हम इंसान की सिर्फ ऊपरी खूबसूरती को देखते हैं, उसकी अच्छाइयां, उसके गुण, उनकी सीरत को नहीं देखते। दोस्तों, इंसान असली मायने में अपने मन से खूबसूरत होता है, और इसीलिए अपनी सोच को बदलिए। इंसान को सूरत से नहीं, सीरत से पहचानिए और सावधान रहिए।